हाय गाइस, स्वागत है फिर से अपने चैनल पर। टू बढ़िया लगे आज का पार्ट 2 लाइक एंड रिव्यू जरूर दीजिएगा गाइस। टू चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। एक कड़वा सच। अब आगे। कल्याणी हॉस्पिटल वार्ड के अंदर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। वही वो शख्स एकटक कियारा को घूरे जा रहा था। कुछ पल उसका चेहरा देखने के बाद वो शख्स वही एक टेबल पर बैठ गया। उसने बिना एक शब्द कहे बिल्कुल आहिस्ते से कियारा का हाथ पकड़ा और कुछ पल उसे देखते हुए उसने अपने काले चश्मे उतरे, जिससे उसकी गहरी काली आंखें सामने आई। वहीं दूसरी तरफ अनामिका गौर से उस शख्स की आंखों को देख रही थी, लेकिन तभी स्क्रीन की तरफ देखते हुए धीरे धीरे उसकी चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गई, क्योंकि उस अनजान शख्स ने एकदम से अपना चेहरे पर से वो मास्क हटा दिया था। और जो चेहरा सामने आया वो हैरान कर देने वाला था, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि रंजीत राठौर था। इस समय उसके हाव भाव बिल्कुल अलग थे। तभी रंजीत राठौर ने अपने कोट की जेब से एक सीसी निकाली, जिसमें नीले रंग का लिक्विड था। वो बेहद छोटी सीसी थी। वही उस सीसी को हाथों में लेकर वो एकटक उसे अजीब तरह उसे देखने लगे। उनके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वही उस सीसी को देखकर अनामिका की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। उसकी पकड़ अपने लैपटॉप पर कस गई, क्योंकि ये शीशी कोई और नहीं बल्कि उसी वायरस की एंटीडोट था, जो वायरस इस वक्त कियारा की बॉडी में मौजूद था। उधर रंजीत ने तुरंत एक सिरिंज निकालकर बिना किसी भाव के कियारा के हाथ में उस एंटीडोटे को इंजेक्ट कर दिया। कुछ देर बाद ही कियारा की आंखें में हल्की हरकत हुई। उसे होश आने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने खड़े रंजीत को देखा। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, डैड। ये शब्द सुनकर रंजीत ने कोई खास रिएक्ट नहीं किया, जैसे उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा हो। लेकिन कियारा तो उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत थोड़ी तेज आवाज में बोलते हुए उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, डैड डैड मैं। लेकिन रंजीत ने तुरंत उसका हाथ झटक कर उसका मुंह बंद कर दिया। शुश, चुप, चिल्ला क्यों रही हो? रंजीत ने हल्के गुस्से से कहा, क्योंकि बाहर वो कांस्टेबल पहरा दे रहा था। उसने आंखों से ही उसे शांत रहने का इशारा किया। कियारा भी उनका इशारा समझकर शांत हो गई। हल्की उसकी आंखों में हल्की मायूसी थी, क्योंकि रंजीत का उसका हाथ झटकना उसे पसंद नहीं आया। आखिर उसका असली बाप सामने खड़ा इंसान ही तो था। लेकिन तभी उसने अपने ख्यालों को झटका। कुछ देर शांति के बाद रंजीत ने जब तसल्ली कर ली कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, तो उसने कियारा की तरफ देखते हुए दांत पिसते हुए कहा, तुम्हें मैंने एक काम कहा था कि उस अनामिका को अपने रास्ते से हटाने के लिए, लेकिन तुमसे वो भी ठीक से नहीं हुआ और आज खुद इस हालत में यहाँ हो और जेल में बैठी हो। सिर्फ तुम्हारे कारण मेरा बना बनाया सारा प्लान चौपट हो गया है। कुछ समझ आ भी रहा है, तुम एक बेवकूफ़ लड़की। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएंगी। रंजीत की बातों से उसकी नफरत साफ देखी जा सकती थी। कियारा ध्यान से रंजीत की बात को सुन रही थी। अनामिका का नाम सुनकर ही उसका खून खौल रहा था। उसकी आंखों में बस बदले की आग और गहरी नफरत देखी जा सकती थी। उसने रंजीत से धीमे आवाज में कहा, डैड, वो अनामिका बिल्कुल बदल चुकी है। मुझे तो लगा था वो खाई से गिरकर मर जाएगी, लेकिन नहीं अंडस्को। वो कमीनी की किस्मत इतनी अच्छी है कि वो बच गई और पता नहीं कैसे वापस आ गई। मैंने उसके आने के अगले दिन ही उसके पीछे उन गुंडों को लगा दिया था और वो इंजेक्शन देने को कहा था जो आपने मुझे दिया था, लेकिन पता नहीं वो कैसे बच गई अंडस्को। कियारा ने गुस्से से दांत पिसते हुए अपनी मुठ्ठियां बिछ ली। उसने रंजीत की तरफ देखते हुए कहा, डैड, मैं अब उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहती हूँ। उसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया है डैड। सबकी नज़रों में मुझे गिरा दिया, मुझ पर हाथ उठाया। आप जानते हैं पुलिस स्टेशन में मुझे कितना टॉर्चर किया गया। उस मोटी कमीनी औरत ने मुझे बहुत मारा डैड। देखिए मेरी हालत, देखिए मेरी बॉडी पर क्या हो गया। कहकर वो सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर रंजीत का दिल हल्का सा पिघल गया। आखिर वो उसकी अपनी बेटी थी, जिसे उसने सबसे छुपाकर राजेंद्र राठौर की गोद ली हुई बेटी बनाकर इतने सालों तक रखा। उन्होंने कियारा को शांत कराते हुए कहा, प्रिंसेस, शांत हो जाओ और चिंता मत करो। उस लड़की को तुम खुद तड़पा तड़पा कर मारना, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी जगह फिर से पानी पड़ेगी। वैसे भी उस बेवकूफ़ राधिका ने हमारा काम आसान कर दिया है। ममता की मूर्ति जो ठहरी अपनी बेटी को छोड़कर तुम्हें इतना प्यार करती है। कहकर वो हंस दिया। रंजीत ने कियारा की आंखों में देखते हुए एक अजीब सी क्रूर चमक के साथ तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बस कैसे भी करके उस राधिका और राजेंद्र को फिर से अपनी मुट्ठी में करना है, वो भी ऐसे कि किसी को शक न हो। ठीक है, तुम्हें याद है ना हमारा मकसद क्या है? बस एक बार वो पूरा हो जाए तो हम आराम से ऐश की जिंदगी जिएंगे। राठौर परिवार की सारी दौलत शोहरत सब हमारी होगी। कियारा की आंखों में लालच और दौलत की चमक आ गई, लेकिन फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने रंजीत से कहा, लेकिन डैड, मुझे हुआ क्या था? मेरे पूरे बॉडी पर वो गंदे घाव और इतने बड़े बड़े फोड़े कैसे हो गए थे? मैं चुड़ैल दिख रही थी। कियारा का सवाल सुनकर रंजीत के माथे पर शिकन आ गई।
उसने कुछ परेशान आवाज में कहा, ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही है, क्योंकि तुम्हारे शरीर में ये उसी वायरस के सिम्पटम्स हैं जो मैंने तुम्हें उस दिन दिया था। लेकिन ये वायरस तुम्हारे बॉडी में कहाँ से आया, जबकि ये वही वायरस है जो मैंने तुम्हें अनामिका को देने के लिए कहा था। कियारा की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके चेहरे पर डर उतर आया। उसने हकलाते हुए पसीना पोंछते हुए कहा, मतलब कि अनामिका पर भी इसका यही असर होता? रंजीत ने खतरनाक आवाज में कहा, नहीं कियारा, जो मैंने तुम्हें दिया था वो बहुत खतरनाक है। अगर वो दो कामचोर गुंडे अपना काम ठीक से करते तो उस अनामिका की लाश तक किसी को नसीब नहीं होती। उसका पूरा शरीर गल जाता। उसकी बातों में कोई इंसानियत नहीं थी। कियारा हैरान होकर रंजीत को देख रही थी। उसने भी इतना भयानक मौत नहीं सोचा था। इतनी बुरी मौत अंडरस्को की प्लानिंग खैर। लेकिन फिर अचानक कियारा की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वो कुछ और ही सोचने लगी। वहीं रंजीत के मन में बार बार ये बात खटक रही थी कि जब से उसने कियारा के ऐसे हालात देखे तभी उसे समझ आ गया था कि जिसने भी कियारा को ये वायरस दिया है उसका 1% भी कियारा को नहीं दिया गया। ये बहुत कम डोज था। मतलब कोई है जो उनके पीछे पीछे अपनी ही अलग प्लानिंग कर रहा है। उसे जल्द से जल्द इसका पता लगाना होगा, नहीं तो आगे वो सोच भी नहीं सकते थे। उनके माथे पर पसीने की बूंद आ गई। कियारा ने अचानक कहा, डैड, मुझे ये वायरस किसने दिया होगा? रंजीत ने अपने मन की बातें मन में ही रखते हुए गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें जो कहा है तुम उस पर ध्यान दो, बाकी वो कौन है उसका पता जल्दी ही मैं लगा लूंगा। कियारा ने कहा, ठीक है, आपको जल्दी ढूंढिए उसे। मुझे भी उस इंसान को ऐसे ही तड़पते हुए देखना है जैसे मैं तड़पी हूं इन 2 दिनों में। फिर उसने डरते हुए पूछा, डैड, दादाजी तो आपके भी पिता हैं, तो आप उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? और डैड से मेरा मतलब राजेंद्र राठौर से, आपको आज बताना होगा। मैं बार बार आपसे ये बात पूछती हूँ अंडरस्को, लेकिन आप बताते नहीं। ये सब इतना उलझा हुआ क्यों है? वो तो आपके डैड हैं, फिर प्रॉपर्टी पर तो आपका भी हक होगा। तो आप और मॉम दोनों उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? कियारा लगातार बोले जा रही थी, लेकिन उसने गौर नहीं किया कि जैसे जैसे उसके सवाल बढ़ रहे थे रंजीत राठौर के चेहरे के एक्सप्रेशन वैसे वैसे बदल रहे थे। आखिर में उन्होंने तुरंत कियारा का घाव वाला हाथ कसकर पकड़ते हुए दांत पीसते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें, और फिर से कह रहा हूं, कुछ बातें और कुछ राज वक्त के साथ ही सामने आएंगे। वक्त से पहले अगर वो राज सामने आए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और मुझे वो नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए। इसलिए दोबारा ये बात मत सुनना मुझसे। कियारा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो कमजोर थी और रंजीत ने कसकर उसका ड्रिप वाला हाथ पकड़ रखा था। उसने सिसकते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो डैड। आह। रंजीत ने उसके आंसू देखकर तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। उन्हें अब खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उनकी ये बेवकूफ़ बेटी जो ना बोलो वही करती है। इसलिए उन्होंने कियारा को चुप कराते हुए परेशान होकर कहा, अच्छा ठीक है, चुप करो। सॉरी प्रिंसेस। कियारा ने अब जिद पकड़ ली कि उसे सच जानना है। तो रंजीत ने एक गहरी सांस लेकर कहा, वो इसलिए क्योंकि अंडरस्को वो विष्णुभर राठौर मेरा बाप नहीं है। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। कैसा लगा ट्विस्ट? हु विल सेव यू? शिकार खुद शिकार हो गया। अब आगे? कियारा, जो अब तक रो रही थी, उसकी आंखें फैल गईं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे उसने पता नहीं क्या सुन लिया हो। वो फटी आंखों से रंजीत को देखने लगी। उसके दिमाग में बस यही बात घूम रही थी, वो इसलिए क्योंकि विष्णुभर राठौर मेरा बाप नहीं है। ये बात उसके लिए किसी बम से कम नहीं थी। तभी रंजीत ने आगे कहा, अभी बस इतना जानो कि वो विष्णुभर राठौर मेरा असली बाप नहीं है। मैं उसकी सगी औलाद नहीं हूँ, और कुछ ऐसे राज हैं अंडरस्को जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इसलिए तो मैंने उस अनामिका की जगह तुम्हें उसकी जगह दी है, क्योंकि वो मनहूस लड़की, वो राठौर खानदान की इकलौती वारिस है, मालकिन है। बस इतना समझ लो कि अगर तुमने फिर से अपनी जगह वापस पाली तो तुम करोड़ों की मालकिन बन जाओगी, समझी? फिर रंजीत ने कियारा को सब कुछ अच्छे से समझाने के बाद वहां से निकलने का फैसला किया, क्योंकि उसका असली काम था कियारा को एंटीडोट देना। तो अब वो ठीक थी, लेकिन दोनों को ही नहीं पता था कि वो बस इस शतरंज के खेल के प्यादे मात्र हैं। उन्हें नचा तो कोई और ही रहा है। वही दूसरी तरफ अनामिका, जिसने शुरू से अंत तक उन दोनों बाप बेटी की सारे बातें सुनी थी, इस समय उसकी आंखें ब्लड शॉट रेड थे, जैसे उनमें खून उतर आया हो। उसके आसपास का ऑरा बिल्कुल सर्द और खतरनाक हो गया था। उसने शेरा को एक मैसेज किया और फ़ोन साइड में रखकर उसने अपने लैपटॉप में कुछ किया। लगभग 1 घंटे तक वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम करती रही। उसकी उंगलियां इतनी तेजी से चल रही थी जैसे हवा से बात कर रही हो। उस शांत कमरे में बस कीबोर्ड पर चलती उंगलियों के आवाज़ आ रही थी। रात के 2 बज रहे थे। तभी एक क्लिक के बाद उसने अपने लैपटॉप बंद कर दिया और अपना सर हेडरेस्ट से टिका लिया। उसके कानों में रंजीत के एक एक बात घूम रही थी। तभी उसके होठों पर अचानक से एक रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई, एक ऐसे मुस्कुराहट जो आने वाले खतरे का इशारा कर रही थी।
उसने वैसे ही मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद किए हुए ही एक धुन बजाना शुरू कर दिया। वही सिटी की आवाज़ जो किसी के भी शरीर में सिर हिला दे। उसने धीरे से गुनगुनाते हुए कहा, शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ? ना जानूं मैं, न जाने वो। कहकर वो हंसने लगी। अंडरस्को एक तो ये गाना, ऊपर से रूम में पसरा गहरा अंधेरा और ये खौफनाक हंसी अंडरस्को, जिसमें कोई इंसानियत नहीं थी, एक क्रूर हंसी जैसे सब कुछ उसकी मुट्ठी में हो। तभी अनामिका ने एकदम से गुनगुनाना बंद कर दिया और एक पल को वहां अजीब सी खामोशी छा गई। वो शांति भी भयानक सी लगने लगी। उसका सर अब भी हेडरेस्ट से टिका हुआ था, आंखें बंद थे, चेहरा बिल्कुल शांत, जैसे तूफान के आने के शांति हो। तभी उसने झटका से अपनी आंखें खोली। इस बार उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। वो एक टक सीलिंग को घूर रही थी। उसने पलके तक नहीं झपकाई थी। तभी उसने धीरे से कहा, रंजीत राठौर TCH अब तुम्हारा क्या होगा? हु विल सेव यू फ्रॉम मी? इसी के साथ उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसने कितने बड़ी चाल चली थी। वो अच्छे से जानती थी कि इतनी बड़ी प्लानिंग वो बेवकूफ़ कियारा के बस की बात नहीं थे। पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है जो बैकफुट पर खेल रहा है अंडरस्को। अनामिका ने इतना बड़ा दाव खेला था, एक जाल तैयार किया। पहले वो चाहती तो उस वायरस को उसके रियल फॉर्म में इंजेक्ट कर सकती थी, लेकिन उसने खुद बिल्कुल हल्का डोज तैयार किया और कियारा को वो इंजेक्शन दिया। इतना काम कि वो मरे तो नहीं, लेकिन जो छुपा हुआ है वो सामने आए। आखिर पिछले जन्म में उसकी बॉडी में जहर आया तो आया कैसे? नतीजा यह निकल कर आया कि कियारा की ऐसे हालात देखकर वो छुपा हुआ सांप जरूर बाहर निकलेगा, और हुआ भी वही जो अनामिका चाहती थी। कियारा की ऐसे हालात देखकर रंजीत राठौर परेशान सा हो गया और यही उसने गलती कर दी जिसके जरिए उसे बहुत बड़ा क्लू मिला था। ये सब सोचते हुए अनामिका ने मन ही मन कहा, तो ये रंजीत राठौर दादू का बेटा नहीं है? इंटरेस्टिंग अंडरस्को, वेरी इंटरेस्टिंग अंडरस्को अब इसका जवाब तो आप देंगे दादू अंडरस्को, और कौन से राज छुपाए हैं अपने मुझसे अंडरस्को? यही सब सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लिए। फिलहाल उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। जितना उसने सोचा था, बात उससे भी कई ज्यादा गहरी थी। जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, ठीक उस समुद्र की तरफ जिसे सतह के अपर से देखने पर उसकी गहराई का पता नहीं चलता। खैर, वही दूसरी तरफ रक्तांश अपने रूम की बालकनी में खड़ा दूर अंधेरे को देख रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अनामिका ही चल रही थी। आज जो भी हुआ, वह सारी घटनाएं उसके दिमाग में रील की तरह बार बार घूम रही थीं। वह सोचना नहीं चाहता था, लेकिन बार बार उसके ख्याल अनामिका से जाकर टकरा रहे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन अनामिका का किसी और के साथ इतना करीबी होना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसीलिए उसने अनामिका और उस शख्स के पीछे अपने आदमी लगा दिए थे। और जब से उसे पता चला था कि अनामिका उस शख्स के साथ एक कार में गई है, तब से उसका दिल और भी बेचैन हो उठा था, जैसे कुछ है जो उससे दूर जा रहा हो। अभी कुछ देर पहले ही पीयूष ने उसे इन्फॉर्म किया था कि जो कार अनामिका का पीछा कर रही थी वह अचानक से गायब हो गई है और फिर पता नहीं कहाँ चली गई। उन लोगों ने बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। और ये बात रक्तांश को बार बार खटक रही थी। उसने सामने देखते हुए कहा, कुछ तो छूट रहा है मुझसे, समथिंग इज फिशी। क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? उसने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और अनामिका की फ़ोटो देखने लगा, जो उसने मॉल में ही ली थी। उसने अनामिका के फ़ोटो को जूम किया और गौर से उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने लगा। उसने आंखों में एक अजीब सा जुनून था। रक्तांश बिना पलके झपकाए अनामिकों की फ़ोटो को देखते हुए अपने अंगूठे से उसके चेहरे पर अजीब तरह से घुमाते हुए बोलो, बहुत गलत कर रही हो तुम बटरफ्लाई, मेरे दिमाग से खेलकर। अगर एक बार तुम मेरे दिमाग से दिल में आई तो तुम्हें कैद करने से कोई नहीं रोक सकता मुझे अंडरस्को, इनफैक्ट कोई भी नहीं अंडरस्को। उसका अंगूठा सब सीधा अनामिका के होठों पर आकर ठहर गए। रक्तांश गौर से उसके होठों को देख रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें बिल्कुल डार्क हो गई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और उसके सामने सिर्फ अनामिका का चेहरा घूम गया। बहुत जल्द मुलाकात होगी बटरफ्लाई, उसके आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राघव अंडरस्को किल्ड समवन, अरेस्ट। अब आगे मुंबई के आउटर एरिया के पास ही एक बहुत ही फेमस बार था। अंदर शबाब और शराब भरपूर मात्रा में मौजूद थी। डांस फ्लोर पर कुछ लोग नशे में झूम रहे थे तो कुछ अपनी ही दुनिया में मगन नशे में धुत पड़े हुए थे। पूरा माहौल बना हुआ था। वही बार काउंटर पर एक शख्स वहां बैठा था और सामने मौजूद वेटर पर गुस्से से भड़कते हुए अपनी ग्लास पटकते हुए लड़खड़ती जुबान में बोला, अबेसा ले 2 कौड़ी के वे अंडरस्को, तेरी औकात मेरे जूते बराबर भी नहीं है और तू मुझे राघव राठौर को मना कर रहा है। चुपचाप एक बोतल दे मुझे, समझा अंडरस्को। हाँ, ये कोई और नहीं राघव था, जो यार कॉर्पोरेशन से निकल तो गया था, लेकिन तब से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो पहले से ही टेंशन में था, ऊपर से अनामिका का मैनिपुलेशन ने उसके दिमाग पर गहरा असर छोड़ा था।
इन्हीं सब चक्कर में वो परेशान सा किसी के फ़ोन आंसर नहीं कर रहा था। उसने अपना फ़ोन स्विच ही कर दिया और यहाँ आकर टेंशन में उसने बहुत सारी शराब पी ली थी, जिससे उसको कोई होश नहीं था और अब वेटर पर ही चिल्ला रहा था। वही वेटर ने डरते हुए उसे देखते हुए कहा, सर आपने ऑलरेडी 4-5 बोतल शराब पी ली ही है, वो भी हाई डोज वाली, अब आप हैंडल नहीं अंडरस्को। उसकी बात को बीच में करवा हुए राघव आग बाबूला होकर उठा और उसका कॉलर पकड़ते हुए बिना किसी चेतावनी के उस पर मुके बरसाने लगा। वेटर को कुछ समझने का या खुद को संभलने का मौका तक नहीं मिला और राघव उसके चेहरे पर एक तमाचा मार दिया। वेटर डर और दर्द से तरपता हुआ नीचे गिर गया और राघव से दया की भीख मांगते हुए बोला, सर अंडरस्को माफ़ कर दीजिए सर, गलती हो गई, मत मारिए सर, आपने लिमिट से ज़्यादा शराब पी ली थी सर, इसलिए मैंने कहा प्लीज़ मत मरिए सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं अंडरस्को प्लीज़ सर। वेटर ने रोते हुए दुहार लगाए। वो बेवश और कमज़ोर था, लेकिन राघव ने इसका उल्टा ही मतलब निकाल लिया। तेरी इतनी हिम्मत अंडरस्को मुझे मना करेगा, मुझे राघव राठौर को? अरे बहुत पैसा है मेरे पास और तू भिखारी अंडरस्को मुझे माना करता है। ऐसे कहकर उसने उस वेटर को फिर से मरना शुरू कर दिया, उसकी हालत ख़राब कर दी। अचानक हुए शोर से सबका ध्यान उस तरफ चला गया। बार में सब रुककर उसे ही देखने लगे। कुछ लोग वीडियोज़ बनने लगे, कुछ डर से पीछे हट गए थे। वेटर ने कराहते हुए हाथ जोड़कर उससे छोड़ने की गुहार लगा रहा था, लेकिन राघव के तो सर पर जैसे खून सवार हो गया था। अब उसे बार बार ऑफिस का सीन, अनामिका का उसकी इंसल्ट करना, दादाजी का उसे मारना, मुसीबत में किसी को उसका साथ न देना, सबका मुंह मोड़ना, कंपनी हाथ से जाना, वो सब उसके सर पर अपना कब्जा जमा चुके थे। लेकिन नशे में और गुस्से में वो पागल हो चुका था। कोई होश नहीं था उसे, जिसके कारण वो अपना सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उस बेचारे वेटर पर निकालने लगा। कुछ लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, मैनेजर भी उसे रखने के लिए कह रहा था, लेकिन वो नहीं रुका, उसे और गुस्सा आने लगा। तभी राघव ने एकदम से साइड में रखा खाली बोतल उठाया, जा गिरने से टूट गया था। राघव ने अचानक से बोतल उठाई और सीधे वेटर की गर्दन में घोंप दी। अब तक जो लोग उसे पकड़े हुए थे वे सभी डर के मारे पीछे हट गए। पूरे बार में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। लोग हैरानी, डर और खौफ भरी नज़रों से राघव को देखने लगे। उसके हाथ में वही बोतल का टुकड़ा था जो वेटर की गर्दन में धंसा हुआ था। खून बहकर पूरे फर्श पर फैल गया। वेटर ने उसी समय दम तोड़ दिया, वह मर चुका था। भीड़ में किसी ने चिल्लाकर कहा, इसने वेटर को मार दिया है, कोई पुलिस को बुलाओ, ये क्रिमिनल है। OMG, ही इज सच अ क्रिमिनल अंडरस्को, समबडी कॉल द पुलिस अंडरस्को। लोगों की आवाज़ें उठने लगीं। इन्हीं आवाज़ों ने जैसे राघव को होश में ला दिया। उसकी नज़रें सीधे अपने हाथों पर गईं, जो खून से सने हुए थे। ये देखकर उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। लोगों की फुसफुसाहट अब और तेज़ हो गई। कुछ ही पलों में किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। राघव ज़मीन पर बैठा अपने हाथों को देख रहा था, जिन पर खून लगा हुआ था। उसने एक बार वेटर की लाश की ओर देखा और फिर झटके से पीछे हट गया और धीरे से बुदबुदाया, यह मैंने नहीं किया, यह क्या हो गया। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसकी आंखें बार बार वेटर के चेहरे पर टिक रही थीं, जिसकी आंखें खुली थीं, मगर वह हमेशा के लिए जा चुका था। गुस्से में उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। लोगों की बातें सुनकर वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा, नहीं, यह मैंने नहीं किया, ये वेटर की गलती थी, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आंखों के सामने बस वही मंजर घूम रहा था। अंडरस्को। कुछ ही देर में पुलिस की सायरन की आवाज़ गूंज उठी। आवाज़ सुनते ही राघव जैसे और भी सदमे में चला गया। पुलिस अंदर दाखिल हुई और सबसे पहले वेटर की बॉडी चेक की और फिर राघव को पकड़कर हथकड़ी लगा दी। राघव जैसे सदमे में चला गया था। एक कांस्टेबल ने वेटर की नाक के पास हाथ रखा और इंस्पेक्टर की ओर देखते हुए बोला, सर, यह मर चुका है, बड़ी बेरहमी से मारा है इसने अंडरस्को। इंस्पेक्टर तमीज से बात करो अंडरस्को, मैंने अंडरस्को नहीं मारा किसी को अंडरस्को। राघव ने अपनी लाल आंखों से इंस्पेक्टर को घूरते हुए कहा। इंस्पेक्टर ने गुस्से में राघव की तरफ देखते हुए कहा, पैसों के घमंड में ये अमीर साहबजादे लोग आम आदमी की जान को धूल के बराबर समझते हैं। खून करके मुझे ही आंखें देखा रहा है। थाने चल, तेरी सारी डैमेज मैं अच्छे से निकालूंगा मिस्टर क्रिमिनल। तुम्हारी खातिरदारी वहीं होगी, फुर्सत से बैठकर सीखाना। हमें भी ज़रा सीखना है कि सारी तमीज़ का ठेका तुम जैसे लोगों ने कब से ले रखा है। इंस्पेक्टर संजय ने ऑर्डर दिया, इसको जीप में डालो, देखते हैं कौन इसे छुड़ाने आता है। लंबा अंदर भेजूंगा इसे तो, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राघव अभी भी बार बार बुदा रहा था, यह मैंने नहीं किया। पुलिस उसे पकड़कर थाने ले जाने लगी। वहीं बाहर मीडिया भी तुरंत पहुंच गई। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है मिस्टर राघव राठौर परिवार के वारिस, जिन्होंने नशे की हालत में एक निर्दोष वेटर की जान ले ली। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। राघव पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था।
उसकी आंखों के सामने उसका पूरा करियर बर्बाद होता नजर आ रहा था। सब उसके खिलाफ थे। नशे से उसकी आंखें लाल और धुंधली हो गई थी। उसने जबरदस्ती आंखें खोलने की कोशिश की, मगर सब कुछ धुंधला और बिखरा बिखरा नजर आ रहा था। मीडिया की भीड़ मधुमक्खी के झुंड की तरह जमा थी। आखिर इतनी बड़ी न्यूज़ जो थी, पुलिस बहुत मुश्किल से उसे लेकर जीप में बैठी। मीडिया ने अपना काम करना शुरू कर दिया। वो लगातार राघव की फोटो ले रहे थे। तभी जीप आगे बढ़ी और इंस्पेक्टर ठंडी आवाज में बोला, अब बताइए मिस्टर राठौर, किसी की जान लेना इतना आसान है? आपको आम लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं लगती? अब जेल में चक्की पीसना अंडरस्को, क्योंकि मैं तो तुझे जेल भेज कर रहूंगा। तभी दोनों भाई जेल में चक्की पिसे। सॉरी गाइस, छोटे पार्ट के लिए पार्ट आचार लगे तो लाइक करके रिव्यू जरूर दीजिएगा गाइस। बाय, टेक केयर।